हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी मन्नत एक जुनून भाग 62 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थ का ऑफिस। अपने विशाल केबिन में सिद्धार्थ खिड़की के सामने खड़ा था। उसके दोनों हाथ ट्राउज़र के जेबों में थे, लेकिन आज उसके चेहरे पर हमेशा वाली ठंडी शांति नहीं थी। जबड़े कसे हुए थे, आंखों में साफ झलकती झुंझुलाहट थी। बार बार उसकी आंखों के सामने वही एक दृश्य घूम रहा था, सहानी और उसके साथ खड़ा मानव। उसने अनजाने में अपनी मुट्ठी भींच ली। तभी उसके केबिन का दरवाज़ा खुला। उसका असिस्टेंट अंदर आया। कुछ पल वह चुपचाप खड़ा रहा, फिर धीमी आवाज़ में बोला, बॉस, आयुष राठौर का फ़ोन आया था। सिद्धार्थ ने बिना उसकी तरफ देखे पूछा, क्या चाहते हैं? असिस्टेंट बोला, वह जानना चाहते हैं कि आप राठौर मेंशन में होने वाली शादी की रस्मों में शामिल होंगे या नहीं। उन्होंने कहा, आपको मिस्टर वेदांश राठौर ने पर्सनली इनवाइट किया है। अगर आप कहें तो मैं उन्हें मना कर देता हूं कि आप नहीं आएंगे। कुछ सेकंड तक केबिन में सन्नाटा पसरा रहा। फिर सिद्धार्थ की गहरी और ठंडी आवाज़ गूंजी, मैं जाऊंगा। यह सुनते ही असिस्टेंट की आंखें हैरत से फैल गई। सर, उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। वह कई सालों से सिद्धार्थ के साथ था। वह अच्छी तरह जानता था कि सिद्धार्थ कभी भी किसी की शादी, हल्दी, संगीत या इस तरह की पारिवारिक रस्मों में शामिल नहीं होता। बिजनेस मीटिंग अलग बात थी, लेकिन निजी समारोह कभी नहीं। उसने हिम्मत करके पूछा, सर, अगर आप बुरा ना माने तो आप अचानक अपना फैसला क्यों बदल रहे हैं? सिद्धार्थ ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें बेहद गहरी हो चुकी थी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। असली जवाब तो उसके अपने दिल के पास भी नहीं था। वह खुद से भी यह स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि उसे आखिर राठौर मेंशन क्यों जाना है। क्या इसलिए क्योंकि वेदांश ने बुलाया है? नहीं। क्या इसलिए क्योंकि वह बिजनेस पार्टनर है? बिल्कुल नहीं। सच तो यह था कि जब से उसे पता चला था कि मानव माथुर शादी की हर रस्म में सहानी के साथ रहेगा, तब से उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। बार बार उसके जहन में यही ख्याल आ रहा था, मानव उसके साथ होगा, उसके पास खड़ा होगा, उसके साथ हंसेगा, और ना जाने क्यों यह कल्पना ही उसके भीतर आग लगा रही थी। उसने अपनी नज़रें फेर ली, फिर बेहद धीमी आवाज़ में बोला, कार रेडी रखना, शाम तक हम राठौर मेंशन निकलेंगे। असिस्टेंट ने सिर झुका दिया, यस बॉस, और वह बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद होते ही सिद्धार्थ ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने खुद से कहा, मैं वहाँ सिर्फ अपना प्लान पूरा करने जा रहा हूँ, बस यही वजह है। लेकिन उसका दिल उसके अपने ही झूठ पर यकीन नहीं कर पा रहा था। वही राठौर मेंशन। आज मयंक और जैस्मिन की हल्दी की रस्म थी। पूरा परिवार उत्साह में डूबा हुआ था। वही मन्नत अपने कमरे में रेडी हो रही थी। उसने हल्के पीले रंग का बेहद खूबसूरत लेकिन सादा लहंगा पहना था। खुले रेशमी बाल, हल्का सा मेकअप और चेहरे पर बिखरी मासूम मुस्कान उसे किसी अप्सरा से कम नहीं दिखा रही थी। लेकिन इस वक्त एक छोटी सी परेशानी में वह उलझी हुई थी। वह बार बार अपने ब्लाउज का पीछे वाला हुक लगाने की कोशिश करी थी। हर बार उसका हाथ पहुँचते पहुँचते छूट जाता। उसने हल्की सी झुंझुलाहट में अपने होंठ भींच लिए। उफ, यह लग नहीं रहा है। इतने में तभी अचानक उसे अपनी नंगी पीठ पर किसी के बहुत ही गर्म और जाने पहचान स्पर्श का एहसास हुआ। मन्नत की सांसें एक पल के लिए वहीं थम सी गई। उसने घबराकर अपनी आंखें कसकर भींच ली, क्योंकि वेदांश ने जिस दीवानगी के साथ उसकी पीठ पर अपनी उंगलियां फेरी थी, मन्नत के पूरे वजूद में जैसे बिजली का एक करंट सा दौड़ गया था। मन्नत ने अपना मुंह थोड़ा सा बनाया और शर्माते हुए बोली, मदद नहीं करनी है तो मत कीजिए, लेकिन प्लीज़ इस तरह से मुझे सेड्यूस मत कीजिए। नीचे अभी हल्दी की रस्म शुरू होने वाली है और मुझे नीचे जल्दी जाना है। लेकिन जब किंग यानी वेदांश राठौर का प्यार करने का मन हो जाए तो भला वो अपनी जान को इतनी आसानी से कैसे छोड़ देता। उसने मुस्कुराते हुए मन्नत की पतली कमर को पकड़ा और एक ही झटके में उसे अपनी तरफ घुमाकर सीधे अपने सीने से लगा लिया।
वेदांश की गहरी मदहोश निगाहें मनत के इस सादगी भरे रूप पर टिकी हुई थी। दोनों की नजरें मिली और कुछ पल के लिए समय जैसे ठहर गया। वेदांश बस उसे देखता ही रह गया। फिर बहुत धीमी लेकिन गहरी आवाज में बोला, कमाल है जान, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। आपको देखकर तो कहीं जाने का मन ही नहीं करता। अब मेरा मन कुछ और ही करने का हो रहा है, और जब तक मेरा दिल नहीं भरेगा मैं अपनी जान को इस कमरे से नीचे जाने ही नहीं दूंगा। मनत ने वेदांश के सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वेदांश अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। मनत ने थोड़ा सा रूठने का नाटक करते हुए जिद भरी आवाज में कहा, बस भी कीजिए वी, मुझे सच में नीचे जाना है। चलिए ना, हल्दी में सब लोग मेरा ही इंतज़ार कर रहे होंगे। आपको पता है ना, अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंची तो सब मुझे ढूंढते ढूंढते सीधे ऊपर आ जाएंगे। मुझे अभी कोई रोमांस नहीं करना, प्लीज़। वेदांश ने शरारत से भवें उठाई। तो आने दीजिए, उन्हें भी पता चल जाएगा कि मेरी बीवी सबसे पहले मेरी है, उसके बाद ही किसी और की कुछ होगी। नहीं जान, ऐसे तो मैं आपको नीचे नहीं जाने दूंगा। मौका मिला है तो फ़ायदा उठाना बनता है। मनत ने अपनी आंखें छोटी कर ली और पूछी, और क्या है आपकी डिमांड? वेदांश ने मनत की बातें सुनकर एक हल्की सी शैतानी मुस्कान दी, और फिर उसने मनत को अपनी बाहों में थोड़ा और कसकर खींच लिया। फिर उसने बहुत नजाकत के साथ पीछे से मनत के रेशमी बालों को अपनी उंगलियों में भींचा और उसका चेहरा अपने चेहरे के एकदम करीब लाते हुए मखमली आवाज़ में बोला, ज़्यादा कुछ नहीं जान, बस मुझे थोड़ा सा टैक्स चाहिए। मनत की भवें सिकुड़ गई। वह वेदांश की बात का मतलब समझ भी पाती कि अगले ही पल वेदांश ने अपने होठ सीधे मनत के होठ पर रख दिए। उसने पूरी शिद्दत और दीवानगी के साथ मनत को चूमना शुरू कर दिया। मनत की आंखें हैरत से फैल गई। वह कुछ पलों तक तो उससे दूर हटने का नाटक करती रही, अपने हाथों से वेदांश के सीने को धकेलती रही, लेकिन वेदांश का यह जुनून और बेपनाह प्यार मनत के हर विरोध को पिघला देने के लिए काफ़ी था। मनत खुद को रोक नहीं पाई और धीरे धीरे उसने भी अपने हाथ वेदांश के बालों में कस लिए। कुछ पलों तक उस सन्नाटे भरे कमरे में सिर्फ उनके बेकाबू होते प्यार की मदहोश सिसकियां ही गूंजती रही। वेदांश का रोमांस इससे पहले कि और आगे बढ़ता या मनत को खुद में और गुम कर लेता, मनत ने अचानक पूरे जोर से खुद को उसके आगोश से अलग किया। मनत का चेहरा इस वक्त शर्म से पूरी तरह लाल हो चुका था और उसकी सांसें बुरी तरह फूल रही थी। उसने जल्दी से अपना दुपट्टा ठीक किया और आंखें दिखाते हुए बोली, बस अब बिल्कुल नहीं, पहले हल्दी की रस्म, बाकी बातें बाद में। इतना कहकर वो हंसते हुए कमरे से बाहर भाग गई। वेदांश कुछ पल तक उसे जाते हुए देखता रहा। उसके होठों पर एक गहरी मुस्कान फैल गई। उसने धीमे से कहा, भाग लीजिए जान, लेकिन आज की हल्दी आप जिंदगी भर याद रखेंगी। और वो भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे कमरे से बाहर निकल गया। राठौर मैंसन का विशाल गार्डन आज पूरी तरह शादी के रंग में रंग चुका था। चारों तरफ पीले और सफ़ेद गेंदों के फूलों की झालरें लहरा रही थी। हल्की हल्की हवा फूलों की खुशबू अपने साथ पूरे माहौल में घोल रही थी। बीचों बीच हल्दी की रस्म के लिए बेहद खूबसूरत मंडप सजाया गया था। चारों ओर रंग बिरंगे कुशन, फूलों से सजी चौकियां और पारंपरिक सजावट पूरे माहौल की रौनक कई गुना बढ़ा रही थी। पूरा राठौर और शेखावत परिवार पीले रंग की खूबसूरत परिधानों में सजा हुआ था। सचमुच ऐसा लग रहा था मानो बसंत धरती पर उतर आया हो। जैस्मिन आज हल्के पीले रंग की खूबसूरत लहंगे में किसी गुड़िया से कम नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट थी, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा शादी की चमक साफ दिखाई दे रही थी। आज उसकी हल्दी की रस्म थी। वहीं दूसरी तरफ मयंक भी पीले रंग के कुर्ते पैजामे में हमेशा की तरह बेहद स्मार्ट और आकर्षक लग रहा था। उसके चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि वह इस पल का कब से इंतजार कर रहा था। वहीं कबीर, शिव, आयुष और बाकी सभी लड़के भी पीले रंग के अलग अलग डिजाइन के कुर्ते पहन रखे थे। हर किसी के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। वहीं मन्नत, पंखुरी, अमृता, लूना और सहानी भी पीले रंग के अलग अलग
खूबसूरत लहंगे में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। सब एक दूसरे की तस्वीरें खींचने, हंसी मजाक करने और जैस्मिन को छेड़ने में लगे हुए थे। पूरा माहौल हंसी ठिठोली और अपनेपन से सराबोर था। अब बस सबको इंतजार था उस पल का जब दुल्हा दुल्हन को एक साथ हल्दी लगाई जाएगी और शादी की रस्मों की असली शुरुआत होगी। तभी राठौर मेंशन के मुख्य द्वार पर एक कार आकर रुकी। कुछ ही पल बाद मानव माथुर बाहर निकला। आज उसने भी हल्के पीले रंग की बेहद शाही शेरवानी पहन रखी थी। चेहरे पर हमेशा की तरह सधी हुई मुस्कान थी और व्यक्तित्व में एक अलग ही आत्मविश्वास झलक रहा था। जैसे वो गार्डन एरिया में पहुंचा, एक पल के लिए माहौल में हल्की सी खामोशी छा गई, मानो हर किसी की नज़र अनायास ही उसकी ओर उठ गई हो। वेदांश आगे बढ़ा। उसने हमेशा की तरह पूरे आत्मविश्वास और गर्मजोशी के साथ मानव का स्वागत किया। वेलकम मानव। मानव ने भी मुस्कुराकर उससे हाथ मिलाया। थैंक यू मिस्टर राठौर। लेकिन अगले ही पल उसकी नज़र सहानी पर जा ठहरी। पीले लहंगे में सजी सहानी आज बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसे देखते ही अनजाने में मानव के चेहरे की मुस्कान और भी गहरी हो गई, मगर सहानी ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। वह मन्नत, पंखुरी, अमृता और लूना के साथ हंसी मजाक में खुद को बिजी दिखाने की कोशिश कर रही थी, मानो उसके आसपास कोई आया ही ना हो। वहीं मानव ने उस अनदेखी को महसूस तो किया, लेकिन अपने चेहरे पर कोई सिकन नहीं आने दी। वहीं राठौर परिवार के कई सदस्यों के चेहरे पर अभी सहज मुस्कान नहीं थी। वह मानव के साथ पूरी शालीनता से पेश आ रहे थे, लेकिन दिल से उसे अपना दामाद मानने के लिए अभी भी रेडी नहीं थे। फिर भी अब हालात बदल चुके थे। वेदांश अपना फैसला सुना चुका था और सहानी भी उस फैसले पर अपनी सहमति दे चुकी थी। ऐसे में कोई चाहकर भी खुलकर विरोध नहीं कर सकता था। इसलिए सबने अपने मन के सवालों और असमंजस को मुस्कानों के पीछे छिपा लिया और मानव का स्वागत पूरे सम्मान और औपचारिक गर्मजोशी के साथ किया। तभी राठौर मेंशन के द्वार पर एक और शानदार कार आकर रुकी। सभी की नजरें अनायास ही उस तरफ उठ गई। कार का दरवाजा खुला और अगले ही पल सिद्धार्थ बाहर निकला। आज उसने भी हल्के पीले रंग की रॉयल शेरवानी पहन रखी थी। काली घड़ी, सलीके से संवारे हुए बाल और आंखों पर काला गॉगल। उसकी शख्सियत हमेशा की तरह रौबदार और बेहद आकर्षक लग रही थी। सच कहा जाए तो आज भी उसकी मौजूदगी अपने आप सबका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए काफ़ी थी। जैसे वो गार्डन एरिया में दाखिल हुआ, सहानी का दिल एकाएक जोरों से धड़क उठा। उसने अनजाने में नजरें उठाई और उसकी निगाहें सीधे सिद्धार्थ के चेहरे पर जाकर ठहर गई। गॉगल्स की वजह से यह समझ पाना नामुमकिन था कि सिद्धार्थ किसे देख रहा है, लेकिन सहानी की आंखें जैसे उसी पर ठहर कर रह गई। एक पल के लिए उसके चेहरे पर ना जाने कितने जज्बात एक साथ उतर आए। दिल एक बार फिर उसकी बात मानने को रेडी नहीं था, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभालते हुए अपनी नज़रें झुका ली। मन ही मन उसने खुद से कहा, यह गलत है सहानी, तुम्हारा रिश्ता तय हो चुका है, अब तुम्हें अपनी धड़कनों पर काबू करना ही होगा। उसने गहरी सांस ली और खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करने लगी। वहीं सिद्धार्थ अपने शांत और सदैव कदमों से आगे बढ़ता हुआ सीधे वेदांश के सामने आकर रुका। वेदांश के होठों पर हमेशा की तरह वही रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, वेलकम मिस्टर रायचंद। सच कहूँ, उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ आएंगे। सिद्धार्थ ने भी उसे हाथ मिलाया। उसके भी होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। उम्मीद तो आपको पूरी थी मिस्टर राठौर, वरना आप मुझे इतना खास निमंत्रण नहीं देते। कुछ पल तक दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकराती रही। दोनों मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उन मुस्कानों के पीछे जैसे कोई अनकही जंग चल रही थी। अगले ही पल वेदांश हल्का सा हंसा। खैर, थैंक यू फॉर कमिंग। सिद्धार्थ ने बस सिर हिलाया। माय प्लेजर। इसके बाद दोनों अपने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। अब हल्दी की रस्म शुरू होने का शुभ मुहूर्त हो चुका था। ढोलक की थाप के साथ पूरे राठौर मेंशन में एक अलग ही रौनक छाई हुई थी। कुछ ही देर बाद जैस्मिन को रस्म के लिए लाया गया। उसे देखते ही सबकी नज़रें कुछ पल के लिए उसी पर ठहर गई। तभी संध्या जी आगे बढ़ी। उन्होंने बड़े प्यार से जैस्मिन की बलैया ली और उसके माथे को चूमते हुए बोली,
सच में किसी की नज़र ना लगे हमारी बच्ची को। जैस्मिन मुस्कुरा दी। उसकी आंखें अनायास ही नम हो गई। वहीं मयंक भी पीले कुर्ते में बेहद स्मार्ट लग रहा था। दोनों को साथ साथ हल्दी की रस्म के लिए बैठाया गया। जैसे जैस्मिन ने नज़रें उठाई, उसकी नज़र सीधे मयंक से जा मिली। मयंक ने शरारती मुस्कान के साथ धीरे से अपनी एक आंख दबा दी। जैस्मिन का गाल पल भर में गुलाबी पड़ गए। वह झेप कर तुरंत अपनी नज़रें झुका गई। उसके होठों पर एक मीठी सी मुस्कान तैर गई, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी नमी उतर आई। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी ज़िंदगी इतना खूबसूरत मोड़ ले सकती है। जिस लड़की ने हमेशा अपने हिस्से में सिर्फ दर्द, तन्हाइयाँ और संघर्ष देखा था, आज वही लड़की अपने जीवन के सबसे खूबसूरत सफ़र की दहलीज पर बैठी थी। आज कोई उसे पूरे दिल से अपना बनाने जा रहा था। कोई था जो उसकी हर कमी, हर अतीत और हर दर्द के साथ भी उसे बेइंतहा चाहता था। यह एहसास ही उसकी आंखों को बार बार नम कर दे रहा था। उसने चुपके से एक बार फिर मयंक को देखा। मयंक अब भी मुस्कुरा रहा था और उसकी वही मुस्कान जैस्मिन के दिल को सुकून से भर देने के लिए काफ़ी थी। धीरे धीरे हल्दी की रस्म शुरू हो गई। सबसे पहले घर के बड़े बुजुर्ग आगे आए। उन्होंने प्यार से मयंक और जैस्मिन के माथे पर हल्दी लगाई और उन्हें सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद दिया। उसके बाद एक एक करके पूरा राठौर और शेखावत परिवार भी हल्दी लगाने लगा। हर तरफ हंसी ठिठोली का माहौल था। कोई मयंक को छेड़ रहा था तो कोई जैस्मिन के शर्माते चेहरे की तारीफ कर रहा था। मन्नत, पंखुड़ी, अमृता, लूना और सहानी भी ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, हाय मिस सहानी। सहानी के चेहरे की मुस्कान हल्की पड़ गई। उसने धीरे से पलटकर देखा। सामने मानव खड़ा था। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। कुछ पल के लिए सहानी बिल्कुल स्थिर रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि वह क्या जवाब दे। उसने बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे पर मुस्कान लाई और धीमे से बोली, हाय मिस्टर माथुर। मानव उसकी तरफ 2 कदम बढ़ाया। लगता है आप अभी भी मुझसे काफ़ी फॉर्मल है। इतनी दूरी क्यों? आखिर कुछ ही दिनों में वह अपनी बात पूरी कर पाता, उससे पहले ही सहानी ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी बात बीच में ही रोक दी। मिस्टर माथुर, रस्में चल रही हैं। अभी सब लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। बाद में बात करेंगे। उसकी आवाज़ में शालीनता थी, लेकिन अपनापन बिल्कुल नहीं। वहीं मानव ने उसकी झिझक महसूस की, फिर भी उसने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। ज़रूर, मैं इंतज़ार कर लूँगा। वहीं कुछ ही दूरी पर खड़ा सिद्धार्थ यह सब खामोशी से देख रहा था। उसकी गहरी नज़रें लगातार सहानी और मानव पर टिकी हुई थी। चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसके जबड़े बुरी तरह भींचे हुए थे। हाथ में पकड़े जूस के गिलास पर उसकी पकड़ हर गुजरते पल के साथ और मजबूत होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो खुद को हर पल किसी तरह काबू में रखे हुए हो। बड़े बुजुर्गों के हल्दी लगाने के बाद अब बारी थी बच्चों की। सबसे पहले आगे बढ़े कबीर और पंखुड़ी। दोनों के चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जिसे देखकर ही मयंक समझ गया कि आज उसकी खैर नहीं। कबीर ने पहले बड़े प्यार से हल्दी उठाई और बहुत सभ्यता से मयंक के गाल पर हल्का सा टीका लगाया। मयंक ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल कबीर ने पूरी कटोरी उठाई और धप सारी हल्दी सीधे मयंक के चेहरे पर पोत दी। कुछ ही सेकंड में मयंक का चेहरा पूरा पीला हो चुका था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसे हल्दी के टब में डुबोकर बाहर निकाला हो। पूरा गार्डन ठहाकों से गूंज उठा। मयंक ने आंखें झपकाते हुए कहा, रुक, आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर वह कबीर की तरफ दौड़ा। कबीर तुरंत पीछे हट गया और जोर से बोला, अरे मुझे क्यों पकड़ रहा है? तुझे पकड़ने वाली तो सामने खड़ी है। इतना कहकर उसने शरारत से पंखुड़ी की तरफ इशारा कर दिया। सब फिर से हंस पड़े। वहीं पंखुड़ी भी कहाँ कम थी। वह धीरे धीरे जैस्मिन के पास आई। पहले प्यार से उसके माथे पर हल्दी लगाई, फिर मुस्कुराकर बोली, अब असली रस्म शुरू होती है। और अगले ही पल उसने दोनों हाथों से जैस्मिन के पूरे गाल, नाक और ठुड्डी पर इतनी हल्दी लगा दी कि उसका पूरा चेहरा पीला हो गया। जैस्मिन मुंह फुलाकर बोली, पंखु, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पंखुड़ी हंसते हुए बोली, हल्दी में दुल्हन को ऐसे ही बनाया जाता है
जैस्मिन अभी कुछ कहती उससे पहले ही मयंक उसके पास आ गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब बदला लेते हैं। अगले ही पल मयंक और जैस्मिन ने मिलकर कबीर और पंखुड़ी दोनों के चेहरे पर इतनी हल्दी लगा दी कि देखते ही देखते चारों के चेहरे पीले रंग से भर गए। चारों की हंसी और उनकी नोक झोंक देखकर पूरा राठौर मेंशन तालियों और ठहाकों से गूंज उठा। आज हल्दी की रस्म कम और प्यार भरी शरारतें ज्यादा हो रही थी। इसके बाद शिव और लूना आगे बढ़े। दोनों को साथ आते देखकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। लूना ने मयंक और जैस्मिन को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर नाटकीय अंदाज में दोनों हाथ कमर पर रखकर बोली, अब हम हल्दी कहाँ लगाए? तुम दोनों तो पहले से ही हल्दी के टैंक में डुबकी लगाकर आए हो। उसकी बात सुनते ही पूरा गार्डन ठहाकों से गूंज उठा। मयंक ने हंसते हुए कहा, आजा, जितनी बची है वो भी लगा दे। शिव बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। हमेशा की तरह कम बोलना उसकी आदत थी। उसने बिना कोई शरारत किए बहुत प्यार से पहले मयंक के माथे पर हल्दी लगाई, फिर जैस्मिन के गाल पर हल्का सा टीका लगाया। भगवान आप दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। उसकी आवाज़ में सच्ची दुआ थी। वहीं लूना कहाँ इतनी आसानी से मानने वाली थी। उसने मौका मिलते ही दोनों के गालों पर फिर से हल्दी रगड़ दी। अब परफेक्ट, अब लग रहे हो दुल्हा दुल्हन। सब फिर से हंस पड़े। उसके बाद सहानी आगे बढ़ी, लेकिन अचानक मानो भी उसके साथ आकर खड़ा हो गया। उसने मुस्कुराकर कहा, अब हम भी तो बहुत जल्द कपल बनने वाले हैं, तो हल्दी भी साथ में लगानी चाहिए। उसकी बात सुनकर सहानी एक पल के लिए असहज हो गई। उसके कदम वहीं जैसे थम गए, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। आखिर रिश्ता तय हो चुका था। उसने जबरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कान लाई, फिर दोनों साथ आगे बढ़े। उन्होंने मिलकर पहले मयंक और फिर जैस्मिन को हल्दी लगाई। मयंक ने मुस्कुराकर दोनों को थैंक यू कहा, लेकिन उसी पल गार्डन के दूसरे कोने में खड़ा सिद्धार्थ ये सब देख रहा था। काले चश्मे के पीछे छिपी उसकी आंखें दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसके जबड़े भींचे हुए थे और कसकर बंद हुई मुठियां साफ बता रही थी कि उसके भीतर क्या चल रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हर गुजरता पल उसके सीने में कोई नुकीली चीज चुभो रहा हो। फिर भी वह वहीं खड़ा रहा, बिल्कुल खामोश, बिल्कुल स्थिर, जैसे अपने ही जज्बातों का गला घोट रहा हो। वहीं सहानी हल्दी लगाकर वापस अपनी जगह आ गई। उसने एक बार भी सिद्धार्थ की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। उसके बाद अमृता आगे बढ़ी। उसने मुस्कुराते हुए दोनों को हल्दी लगाई और ढेर सारी शुभकामनाएं दी। फिर आयुष ने भी दोनों के माथे पर हल्की सी हल्दी लगाकर उन्हें गले से लगा लिया। धीरे धीरे लगभग सभी लोग हल्दी की रस्में पूरी कर चुके थे। अब सबकी नज़रें एक साथ एक ही दिशा में उठी, क्योंकि अब बारी थी राठौर मेंशन के सबसे चर्चित कपल की, वेदांश और मन्नत की। लेकिन तभी वेदांश की नज़र सिद्धार्थ पर गई। उसके होठों पर हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान उभरी। वो धीमे कदमों से उसके पास पहुंचा और शांत स्वर में बोला, मिस्टर रायचंद, आपने अभी तक हल्दी की रस्म पूरी नहीं की है। आइए दुल्हा दुल्हन को अपनी शुभकामनाएं दे दीजिए। सिद्धार्थ ने कुछ पल तक उसकी आंखों में देखा। दोनों की नज़रें मिली, जैसे बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कहा जा चुका हो। फिर उसने गहरी सांस ली, बिना एक शब्द बोले आगे बढ़ गया। उसने कटोरी से हल्दी उठाई और बहुत शालीनता से पहले मयंक के माथे पर, फिर जैस्मिन के गाल पर हल्दी का टीका लगा दिया। लेकिन जब उसने कटोरी वापस रखी तो उसके दाएं हाथ की उंगलियों पर हल्दी की हल्की सी परत अब भी लगी हुई थी। सिद्धार्थ की नज़र एक पल के लिए अपनी उन्हीं उंगलियों पर गई, फिर उसके होठों पर एक बेहद हल्की रहस्यमयी और शरारती मुस्कान तैर गई। उस मुस्कान का मतलब क्या था, उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा था, यह इस वक्त कोई नहीं समझ सकता था। वहीं अब सबकी निगाहें एक साथ मन्नत और वेदांश पर टिक चुकी थी। हल्दी की रस्म में सबसे ज़्यादा इंतजार अगर किसी का था तो इन्हीं दोनों का। वेदांश ने हल्के से मन्नत की तरफ देखा और बिना कुछ कहे बस आंखों से इशारा किया। मन्नत ने उसे देखा। उसके गाल पहले से ही हल्के गुलाबी हो चुके थे। वो समझ गई थी कि अब सबकी नज़रें उन्हीं पर है। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और वेदांश के साथ आगे बढ़ गई। जैसे दोनों साथ साथ चले, पूरा गार्डन कुछ पल के लिए खामोश हो गया। सचमुच दोनों की जोड़ी ऐसी लग रही थी मानो शिव और पार्वती धरती पर उतर आए हों।
जहाँ वेदांश था वहाँ एक अलग सा रौब और आकर्षण था, और जहाँ मन्नत थी वहाँ मासूमियत और सौंदर्य अपनी पराकाष्ठा पर था। आज अपनी शादी के बाद दूसरी बार वेदांश ने अपने ब्लैक रंग की जगह पीले रंग की शेरवानी पहनी थी। सुनहरे धागों की बारीक कढ़ाई, सलीके से संवरे बाल और उसकी गहरी आंखें उसकी शख्सियत को और भी प्रभावशाली बना रही थी। वहीं मन्नत हल्के पीले रंग की खूबसूरत लहंगे में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसकी खुली रेशमी जुल्फे, झुमकों की हल्की सी झंकार और शर्म से झुकी हुई पलकों ने उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा दिए थे। एक पल के लिए वहां मौजूद हर शख्स बस उन्हें ही देखता रह गया। जैसे ही वेदांश और मन्नत हल्दी लगाने के लिए झुकने ही वाले थे, उसी पल जैस्मिन अचानक अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, जैस्मिन एक पल गवाए बिना झुककर वेदांश के चरण छू लिए। एक पल के लिए वहां मौजूद हर इंसान स्तब्ध रह गया। ढोलक की थाप भी जैसे धीमी पड़ गई। वेदांश खुद भी कुछ सेकंड तक बिल्कुल स्थिर खड़ा रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि जैस्मिन ने अचानक ऐसा क्यों किया। उसने तुरंत झुककर जैस्मिन को दोनों हाथों से उठाया। ये क्या कर रही हैं आप? उसकी आवाज़ हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन उसमें हल्की सी हैरानी साफ झलक रही थी। जैस्मिन की आंखें नम हो चुकी थी। उसने वेदांश की तरफ देखा। उसके होठ कांप रहे थे। शायद वह बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। वहीं मयंक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वह जानता था कि जैस्मिन ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन उसकी आंखों में भी वेदांश के लिए सम्मान और अपनापन साफ दिखाई दे रहा था। पूरा राठौर और शेखावत परिवार की निगाहें अब सिर्फ उन्हीं दोनों पर टिकी थी। जैस्मिन ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला, फिर धीमी आवाज़ में बोली, मैं आज तक आपसे कभी खुलकर बात नहीं कर पाई। सच कहूँ, मुझे हमेशा आपसे बहुत डर लगता था। वह हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों से एक आंसू निकलकर गाल पर लुढ़क गया। लेकिन आज अगर मेरी जिंदगी में यह दिन आया है, अगर मुझे मयंक जैसा जीवन साथी मिला है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह आप है। जैस्मिन की आवाज़ भर आ गई थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसने कांपती आवाज़ में आगे कहा, मेरा सच जानने के बाद भी आपने मुझ पर भरोसा किया, मुझे दूसरा मौका दिया। आज मेरी ज़िंदगी में जितनी भी खुशियाँ हैं, उनकी सबसे बड़ी वजह सिर्फ आप है मिस्टर राठौर। थैंक यू। मेरे पास इतने शब्द भी नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। आपने मेरे लिए जो किया उसका एहसान मैं शायद पूरी ज़िंदगी नहीं चुका पाऊंगी। इसलिए आज आशीर्वाद लेने का हक सबसे पहले आपका बनता था। ये कहते कहते उसकी आवाज़ भर आ गई थी। गार्डन में एक बार फिर गहरा सन्नाटा छा गया और वेदांश बस खामोशी से जैस्मिन को देखता रह गया। फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी। उसने बड़े प्यार से जैस्मिन के सिर पर हाथ रखा और धीमी आवाज़ में बोला, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए आपको मेरा आशीर्वाद लेना पड़े। बल्कि शायद आज तक मैं भी आपसे यह नहीं कह पाया कि मुझे आपको थैंक यू कहना चाहिए। जैस्मिन हैरान होकर वेदांश को देखने लगी। वह वेदांश के कहने का मतलब अच्छी तरह समझ रही थी। दरअसल वेदांश उस वक्त का बात कर रहा था जब मन्नत राव की कैंप में थी। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए आपको, जब मेरी जान पूरी दुनिया से लड़ रही थी, जब हम सबको उनके साथ होना चाहिए था, खासकर मुझे, तब आपने उनका साथ नहीं छोड़ा, उनका ख्याल रखा। जब मेरी जान अपनी ज़िंदगी के सबसे बुरे वक्त से गुजर रही थी, तब अपना कहने के लिए सिर्फ उनके साथ आप थी, मैं नहीं था। आखिरी शब्द कहते कहते वेदांश की आवाज़ धीमी पड़ गई। उसकी आंखों में दर्द, पछतावा और बेबसी साफ उतर आई थी। माहौल एक पल के लिए भारी हो गया। सबकी आंखें नम हो गई। मन्नत ने तुरंत वेदांश की तरफ देखा। वह अच्छी तरह समझ गई थी कि वेदांश फिर से उसके अतीत में खो गया है, जिसे याद करना आज भी उसके लिए आसान नहीं था। उसने बिना कुछ कहे धीरे से वेदांश का हाथ अपने हाथों में थाम लिया, फिर प्यार भरी नाराज़गी से उसे देखने लगी। वेदांश ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा और फिर चुपचाप अपनी नज़रें झुका ली। जैस्मिन अब मन्नत की तरफ मुड़ी। उसकी आंखें अब भी भींगी हुई थी। थैंक यू मनु दी, थैंक यू वेरी मच। मन्नत ने मुस्कुराते हुए उसके गाल पर प्यार से हाथ फेरा और बोली, बस
अब बहुत हो गया। इतनी खुशी वाले माहौल में ये इमोशनल बातें बिल्कुल नहीं। फिर उसने शरारत से वेदांश की तरफ देखा और बोली, और आप भी, आपके चेहरे पर तो इमोशन बिल्कुल भी सूट नहीं करते। जरा मुस्कुराइए मिस्टर राठौर। उसकी बात सुनते ही वेदांश के होठों पर भी मुस्कान आ गई। साथ ही वहां मौजूद सभी लोग हल्के से हंस पड़े। माहौल एक बार फिर खुशनुमा हो गया। लेकिन उस हंसी के पीछे मन्नत की अपनी आंखें भी नम थी। वह कैसे भूल सकती थी वह दौर जब हर एक दिन किसी नई तकलीफ, किसी नए दर्द और किसी नई लड़ाई के साथ शुरू होता था। उन दिनों जैस्मिन ही तो थी जिसके सामने वह बिना किसी झिझक के अपना दिल हल्का कर लेती थी। और आज अचानक उसे आलिया की भी बहुत याद आ रही थी। काश आज वो भी यहाँ होती। आज सब कुछ था उसके पास। परिवार था, दोस्त थे, खुशियाँ थी, लेकिन आलिया नहीं थी। यही एक कमी आज भी उसके दिल को चुपचाप चिर रही थी। वहीं कुछ दूरी पर खड़ा सिद्धार्थ चुपचाप ये सब देख रहा था। उसकी नज़रें वेदांश के चेहरे पर टिकी थी। अभी कुछ देर पहले ही उसने साफ साफ सुना था। भले वह उस बात का मतलब पूरी तरह नहीं समझ पाया, लेकिन उसके भीतर जैसे किसी ने शक का पहला बीज बो दिया था। उसने हल्के से अपनी भवें सिकोड़ ली। आखिर ऐसा कौन सा दौर था जिसकी बात करते ही वेदांश की आंखों में इतना दर्द उतर आया। और मन्नत, वो सब समझ भी गई। सिद्धार्थ की नज़र अन्यास मन्नत पर चली गई। उसके चेहरे पर वही मासूम मुस्कान थी जिसे देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि उसने कभी जिंदगी में इतना दर्द सहा होगा। लेकिन सिद्धार्थ को पहली बार महसूस हुआ मन्नत की मुस्कान के पीछे भी कोई ऐसा अंधेरा छिपा है जिसे वो अभी तक देख नहीं पाया था। तभी अचानक पूरे गार्डन में तेज म्यूजिक गूंज उठा। सबकी नजरें एक साथ ऊपर उठ गई। अगले ही पल पूरे गार्डन की छत पर लगे स्पेशल सिस्टम से हल्दी और गेंदों की पंखुड़ियों की सुनहरी बारिश होने लगी। वाओ, ओ माय गॉड! चारों तरफ खुशी भरी आवाज़ें गूंज उठी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वेदांश ने हल्दी की रस्म के लिए इतनी खूबसूरत तैयारी कर रखी होगी। सुनहरी हल्दी, पीले फूल, ढोल की थाप और हवा में उड़ती खुशियाँ। पूरा राठौर मेंशन किसी सपनों की दुनिया जैसा लग रहा था। वहीं वेदांश बस खामोशी से अपनी जान को देख रहा था। असल में यह पूरा सरप्राइज उसी के लिए था। मन्नत के चेहरे पर फैली बच्चों जैसी खुशी देखकर उसके होठों पर अपने आप मुस्कान आ गई। वहीं मयंक ने हंसते हुए जैस्मिन का हाथ पकड़ लिया। दोनों हल्दी और फूलों की बारिश के बीच झूमने लगे। जैस्मिन की खिलखिलाहट पूरे माहौल में मिठास घोल रही थी। इधर कबीर भी पीछे कहाँ रहने वाला था। उसने शरारत से पंखुड़ी की कमर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। मैडम, आज सिर्फ मयंक और जैस्मिन की हल्दी नहीं है, थोड़ा हमारी भी सेलिब्रेट कर लो। पंखुड़ी ने मुस्कुराते हुए उसकी बाह पर हल्की सी चपत मारी। बहुत शरारती हो गए हो। दोनों भी म्यूजिक की धुन पर मुस्कुराते हुए थिरकने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे आज हर कपल अपनी ही दुनिया में खो गया हो। वहीं मानो भी सहानी के पास आ गया। उसने धीरे से अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। एक डांस। सहानी कुछ पल चुप रही, फिर जबरदस्ती मुस्कान के साथ उसने उसका हाथ थाम लिया। अब जबकि रिश्ता तय हो चुका था, वह उसे हमेशा नज़रअंदाज भी नहीं कर सकती थी। दोनों धीमे धीमे म्यूजिक की धुन पर कदम मिलाने लगे। लेकिन गार्डन के दूसरे कोने में खड़ा सिद्धार्थ ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। हल्दी से भी ज़्यादा तपती उसकी आंखें बता रही थी कि उसके भीतर कितना बड़ा तूफान चल रहा है। हर बार जब मानव सहानी से कुछ कहकर मुस्कुराता, सिद्धार्थ के जबड़े और कस जाते। उसे ऐसा लग रहा था मानो कोई उसके धैर्य की आखिरी सीमा को लगातार चुनौती दे रहा हो। वहीं अमृता भी कहाँ कम थी। वह म्यूजिक की धुन पर मुस्कुराते हुए घूम रही थी। अचानक उसके लहंगे का घेरा उसके पैरों में उलझ गया। वह अपना संतुलन खो बैठी। उसे लगा अगले ही पल वो जमीन पर गिर जाएगी, लेकिन उसके गिरने से पहले ही किसी मजबूत बाहों ने उसे थाम लिया। अमृता ने घबराकर अपनी पलकों को खोला। सामने आयुष था। हमेशा की तरह चेहरे पर कोई खास भाव नहीं, लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि अमृता पूरी तरह सुरक्षित थी। एक पल के लिए दोनों बस एक दूसरे को देखते रह गए। उसी दौरान आयुष ने उसे संभालने के लिए हल्का सा अपनी तरफ खींचा और उसी क्षण दोनों के गाल आपस में छू गए।
आयुष के गाल पर लगी हल्दी धीरे से अमृता के गाल पर उतर आई। दोनों एक पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो गए। अमृता की उंगलियां अनजाने में आयुष की कॉलर को कसकर पकड़ चुकी थी। वहीं आयुष का हाथ अब भी उसकी कमर को मजबूती से थामे हुए था। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी और उनके दिलों की तेज धड़कन मानो इस शोर शराबे के बीच भी सिर्फ वही दोनों सुन पा रहे थे। तभी आयुष ने बहुत संभल कर अमृता को सीधा खड़ा किया। उसकी पकड़ तब तक ढीली नहीं हुई जब तक उसे पूरा यकीन नहीं हो गया कि वह अब गिरने वाली नहीं है। फिर उसने बिना उसकी तरफ देखे धीमी लेकिन ठंडी आवाज में कहा, संभल कर, वरना ऐसा ना हो कि इस जरा सी मस्ती में अपनी हड्डियां ही तुरवा बैठो। अमृता की आंखें गोल हो गई। उसने हल्का सा मुंह बनाते हुए कहा, बचाने के लिए थैंक यू, और मेरी हड्डियों की चिंता मत कीजिए, मुझे खुद को संभालना आता है। आयुष ने पहली बार उसकी तरफ सीधी नजर उठाकर देखा। उसकी गहरी आंखों में वही पुरानी गंभीरता थी। वह धीमे लेकिन चुभते हुए लहजे में बोला, दिख ही रहा है कैसे संभालती हो खुद को। उसने एक नज़र उसके लहंगे पर डाली और फिर बोला, जब लहंगा नहीं संभलता तो इतनी जल्दी पहनने की जिद भी नहीं करनी चाहिए। एक पल के लिए अमृता बिल्कुल चुप रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि इसका जवाब दे या उसकी बात पर हंसे। वहीं आयुष बिना कुछ और कहे वहां से मुड़ गया, जिससे उसने कुछ कहा ही ना हो। लेकिन अमृता की नजरें देर तक उसकी जाती हुई पीठ पर टिकी रही। धीरे धीरे उसके होठों पर एक अनजानी सी मुस्कान तर गई। उसने मन ही मन बुदबुदाया, तो जनाब को मेरी फिक्र भी होने लगी है, और ऊपर से दिखावा ऐसा जिससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यह सोचते ही उसकी चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। उधर आयुष भी आगे बढ़ तो गया था, लेकिन जाने क्यों उसके कदम एक पल के लिए खुद ब खुद धीमे पड़ गए। उसने पलट कर देखा तो अमृता फिर से डांस करने में बिजी हो गई थी। वहीं वेदांश की नज़र अपनी जान पर ठहरी हुई थी। हल्दी और फूलों की बारिश में बीच खड़ी मन्नत किसी सुनहरी परी से कम नहीं लग रही थी। वह धीरे धीरे उसके पास आया। बिना कुछ कहे उसने बहुत प्यार से अपनी बाह मन्नत की कमर के चारों ओर डाल दी और उसे हल्के से अपनी तरफ खींच लिया। मन्नत की धड़कनें अन्यास ही तेज हो गई। उसने झेप कर चारों तरफ देखा। सब देख रहे हैं वी, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा। लेकिन वेदांश के लिए जैसे उस पल पूरी दुनिया गायब हो चुकी थी। उसने मुट्ठी में हल्दी भरी और बेहद नरमी से मन्नत के गाल पर लगाने लगा। उसका स्पर्श इतना कोमल था कि मन्नत की पलकों ने अपने आप आंखों का साथ छोड़ दिया। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। वेदांश की उंगलियां उसके गाल से होती हुई हल्के से उसकी ठुर्री तकाई और फिर धीरे धीरे अपने हाथों को उसके चेहरे से हटाकर मन्नत की सुराहीदार गर्दन की तरफ ले गया और अब वहां पर हल्की सी हल्दी लगाने लगा। मन्नत का सब्र का बांध टूटने लगा था। उसने अपने होठ भींच लिए और उसकी उंगलियों की पकड़ वेदांश के कुर्ते पर कस गई। वेदांश के स्पर्श से उसकी सांसें बेकाबू हो रही थी। वहीं वेदांश उसके थोड़ा और करीब झुका। उसके कान के पास बहुत धीमी आवाज में फुसफुसाया, अब तो आप पहले से भी ज़्यादा हसीन लग रही हैं जान। मन्नत ने धीरे धीरे अपनी पलकों को खोला। उसके गाल हल्दी से ज़्यादा शर्म के रंग में रंग चुके थे। वह मुस्कुराते बोली, क्या कर रहे हैं आप? जरा ये भी तो देख लीजिए कि हम कहाँ खड़े हैं। पूरा परिवार यहीं है। वेदांश ने उसकी बात सुनकर हल्की सी मुस्कान दी, फिर उसे थोड़ा और करीब करते हुए बोला, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन देख रहा है जान, क्योंकि इस वक्त मेरी पूरी दुनिया सिर्फ आप है। उसकी बात सुनकर मन्नत की मुस्कान और गहरी हो गई। उसी समय म्यूजिक की धुन थोड़ी और तेज हो गई। वेदांश ने बिना कुछ कहे उसका हाथ अपने हाथ में लिया और दूसरे हाथ से उसकी कमर थामकर उसे अपने साथ डांस फ्लोर की ओर ले गया। हल्दी की सुनहरी बारिश, फूलों की महक और चारों तरफ गूंजती खुशियों के बीच दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए धीरे धीरे संगीत की धुन पर कदम मिलाने लगे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो उस पल पूरी दुनिया रुक गई हो और सिर्फ उनकी मोहब्बत ही चल रही हो। वहीं सहानी को अचानक अपने पूरे शरीर पर लगी हल्दी से हल्की सी बेचैनी होने लगी। उसे लग रहा था जैसे त्वचा पर हल्की हल्की खुजली हो रही हो। उसने चारों तरफ देखा। गार्डन में अभी भी म्यूजिक बज रहा था। सब लोग अपनी अपनी मस्ती में डूबे हुए थे। वेदांश और मन्नत, कबीर और पंखुरी, मयंक और जैस्मिन, हर कोई हल्दी की बारिश में मुस्कुरा रहा था।
सहानी ने सोचा कि थोड़ा अंदर जाकर चेहरा साफ कर ले। वह धीरे धीरे गार्डन से निकलकर मेंशन के अंदर बने लंबे कॉरिडोर की तरफ बढ़ गई। वहां सन्नाटा था, सिर्फ दूर से आती म्यूजिक की धुन सुनाई दे रही थी। तभी अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। सहानी कुछ समझ पाती उससे पहले ही वह हल्के से दीवार से टिक गई थी। उसकी सांस एक पल को अटक गई। उसने घबराकर नजरें उठाई तो सामने सिद्धार्थ था। दोनों के बीच इतनी कम फासला था कि एक दूसरे की सांसें तक महसूस हो रही थी। सहानी की धड़कनें तेज हो गई थी। ये क्या कर रहे हैं आप मिस्टर रायचंद? उसने धीमी लेकिन कांपती आवाज में पूछा। लेकिन सिद्धार्थ की आंखों में इस वक्त अजीब सा जुनून और बेचैनी थी। उसने अपने हाथ पर लगी हल्दी को देखा, फिर बिना कुछ कहे बहुत धीरे से सहानी के गाल पर हल्दी लगा दी। सहानी बिल्कुल स्थिर रह गई थी। वह हैरत भरी नजरों से बस सिद्धार्थ को देखती रह गई। वहीं सिद्धार्थ के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान उभरी। सहानी कुछ समझ पाती, वो आगे कुछ कहती उससे पहले ही सिद्धार्थ ने उसकी कलाई पर अपनी पकड़ कस दी और जो हल्दी सहानी के गाल पर लगी थी उसे अपने गाल से रगड़ना शुरू कर दिया। एक पल के लिए सहानी का दिल धक से रह गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि सिद्धार्थ के करीब आने से उसकी धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि वह क्या करे, क्योंकि इस वक्त उसका दिल बगावत कर रहा था। फिर सिद्धार्थ ने उसके कान के पास झुकते हुए कहा, अब हल्दी की रस्म पूरी हुई। मेरे बिना आपकी हल्दी तो अधूरी थी। उसकी आवाज़ में शिकायत भी थी और छिपा हुआ दर्द भी। सहानी ने तुरंत उसकी तरफ देखा। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आपको कोई हक नहीं है। मेरा रिश्ता तय हो चुका है। प्लीज़ मेरी ज़िंदगी को और मुश्किल मत बनाइए। सिद्धार्थ के चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। उसकी आंखें और गहरी हो गई। उसने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, रिश्ता तय हुआ है, शादी नहीं हुई है। और जहाँ तक हक की बात है, वह कुछ पल रुका। उसकी नज़रें सीधे सहानी की आंखों में उतर गई। मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कब आपको सिर्फ एक प्रोजेक्ट हेड समझना बंद कर दिया, लेकिन अब आपको किसी और के साथ देखकर तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा। सहानी की पलकों पर नमी उतर आई। वह जानती थी सिद्धार्थ की आंखें झूठ नहीं बोल रही थी। उसका दिल भी वही सुनना चाहता था, लेकिन उसका जमीर, उसके भाई पर किया भरोसा और तय हो चुका रिश्ता उसे एक कदम भी आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। दोनों कुछ पल तक बस एक दूसरे को देखते रहे। खामोशी उन दोनों के बीच हर शब्द से ज़्यादा बोल रही थी। तभी सहानी ने अपने होठ भींचे, गुस्से से अपने दांत पिसते हुए फुसफुसाई, हाथ छोड़िए मेरा। कोई देख लेगा तो क्या होगा? अगर किसी ने हमें इस हालत में देख लिया तो? सिद्धार्थ की नज़रें उसकी आंखों से हट ही नहीं रही थी। उतनी ही गंभीर आवाज़ में उसने कहा, फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, कोई भी देखे मुझे परवाह नहीं है। सहानी गुस्से से कांपने लगी, लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है। और एक बात साफ साफ सुन लीजिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप क्या चाहते हैं। और सच कहूँ तो अब मैं ये जानना भी नहीं चाहती। अगर आपका हो गया हो तो मेरा हाथ छोड़िए। लेकिन सिद्धार्थ आज अपनी ही जिद पर अड़ा हुआ था। वो कहाँ मानने वाला था। उसने बिना एक पल गवाए अपना मजबूत हाथ सहानी की पतली कमर पर रखा और उसे खींचकर सीधे अपने सीने से चिपका लिया। सहानी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सबसे ज़्यादा गुस्सा उसे इस बात पर आ रहा था कि वो चाह कर भी सिद्धार्थ की इन हरकतों पर पूरी ताकत से विरोध नहीं कर पा रही थी। वहीं सिद्धार्थ ने धीरे से उसके सिर को अपनी गर्दन और सीने के पास झुका दिया। इस वक्त सिद्धार्थ को दुनिया का सारा सुकून उसी में मिल रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वहीं सहानी की भी धीरे धीरे पलकें भारी होकर बंद होने लगी। वह सिद्धार्थ के सीने में तेज होती धड़कनों के शोर को साफ महसूस कर सकती थी। उसकी अपनी आंखें नम हो चुकी थी। वह जानती थी कि यह सब गलत है, बहुत गलत है, लेकिन दिल कहाँ किसी कायदे कानून को मानता है। दोनों जुबान से कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन जो रूहें महसूस कर रही थी उसे झुठलाना नामुमकिन था। तभी सहानी ने किसी तरह खुद को संभाला। उसने पूरी ताकत जुटाकर सिद्धार्थ को खुद से दूर किया और कांपती हुई आवाज़ में बोली, प्लीज़ स्टॉप दिस। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि आपको अचानक से क्या हो गया है। लेकिन सिद्धार्थ, वो तो कहीं और ही खोया हुआ था। उसे तो जैसे सहानी की बात सुनाई ही नहीं दे रही हो। वह आगे बढ़कर उसका चेहरा अपनी दोनों हथेलियों में थामा, उसकी आंखों में देखा और बेहद भारी भींगी हुई आवाज़ में कहा,
मैं नहीं जानता कि यह सब क्यों हो रहा है। शायद यह नहीं होना चाहिए था, लेकिन यह हो रहा है, और अब जब हो रहा है तो कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। और इसके साथ ही अगले ही पल सिद्धार्थ ने सहानी के विरोध करने का कोई मौका दिए बिना उसके कांपते होठ पर अपने होठ रख दिए। सहानी की आंखें डर और हैरत से पूरी तरह फैल गई। वह उसे खुद से दूर धकेलना चाहती थी, लेकिन वह चाह कर भी नहीं कर पा रही थी। बस उसकी आंखों से आंसू गालों पर लुढ़क आए थे। अचानक सिद्धार्थ ने खुद को उससे अलग किया। एक पल के लिए वह सहानी को देखा, उसके गालों से बहते आंसू को पोंछा और एक गहरी सांस ली, जैसे अपने अंदर उठ रहे तूफान को जबरन दबा रहा हो। फिर बिना कुछ कहे वह तेज कदमों से वहां से निकल गया। सहानी बस उसे जाते हुए देखती रह गई। उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि अभी जो कुछ हुआ उसका मतलब क्या था। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि कुछ दूरी पर खड़ा वेदांश ये सब देख चुका था। हालांकि उसने उन दोनों को साथ नहीं देखा था, लेकिन उसने साफ देखा था कि सिद्धार्थ उसी दिशा से बाहर निकला था जहां कुछ देर पहले सहानी गई थी। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी गहरी आंखों में जैसे कोई नई पहेली उतर आई हो। वहीं हल्दी की रस्म पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। हंसी मजाक, नाच गाना और ढेर सारी मस्ती के बाद सभी बुरी तरह थक चुके थे। सबने साथ बैठकर खाना खाया और फिर थोड़ी देर आराम करने अपने अपने कमरे की ओर चले गए। वहीं मन्नत भी अपने कमरे में आ गई। वह कपड़े बदलने ही जा रही थी कि अचानक वेदांश ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। वह मुस्कुरा दी। वी, मैं सच में थक गई हूँ। वेदांश ने प्यार से उसकी ठोरी अपने कंधे पर टिकाई और मुस्कुराकर बोला, अभी कहाँ जान, हमारी हल्दी की रस्म तो अभी बाकी है। मन्नत के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन उसकी आंखों में दिन भर की थकान साफ झलक रही थी। प्लीज़ वी, अब मुझे कोई भी रस्म नहीं निभानी। आपने नीचे बहुत हल्दी हल्दी खेल ली है, अब मुझे आराम करने दीजिए ना। ऐसे भी हल्दी हमारी नहीं थी जो आप मेरे साथ हल्दी की रस्म करेंगे। वेदांश ने मन्नत की बात का जवाब अपने होठों से उसकी गर्दन पर हल्की सी छुअन देकर दिया। उसकी उंगलियां मन्नत की पेट पर धीरे धीरे घूमने लगी, जिससे मन्नत के मुंह से एक हल्की सी सिसकी निकल गई। वेदांश ने उसे अपनी तरफ घुमाया और उसके चेहरे को करीब लाया। जब उसने मन्नत की आंखों में सचमुच बहुत ज़्यादा थकान देखी तो उसका दिल पिघल गया। यह सही नहीं है जान, आप इतनी जल्दी थक जाती हैं। मन्नत ने उसके सीने पर हाथ रखकर शिकायती लहजे में कहा, तो क्या करूं, आपने नीचे मुझे कितना नचाया है। डांस कर करके मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। वेदांश मुस्कुराते हुए बोला, बस इतनी सी बात, तो चलिए अभी आपकी यह थकान और पैरों का दर्द मैं दूर कर देता हूँ। अगले ही पल वेदांश ने बिना कोई मौका दिए मन्नत को अपनी गोद में उठा लिया और सीधे वॉशरूम की तरफ बढ़ गया ताकि मन्नत रिलैक्स कर सके। मन्नत हल्का सा चौंक गई। अरे क्या करें वी? वह उसे लेकर सीधे वॉशरूम में पहुंचा। वहां पहले से तैयार गर्म पानी वाले बाथटब की तरफ इशारा करते हुए बोला, बस अब कुछ देर आराम कीजिए। उसने मन्नत को बहुत नजाकत के साथ बाथटब के अंदर बैठाया। अभी मन्नत कुछ समझ पाती उससे पहले ही वेदांश ने अपना कुर्ता उतार दिया और खुद भी उसके साथ आ गया। मन्नत ने घबराकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखा और झेपते हुए बोली, वी, आपको कहीं भी चैन नहीं है, यहाँ भी? वेदांश हंस पड़ा। चैन तो मिलता है जान, लेकिन सिर्फ वहीं जहाँ आप होती है, और जहाँ आप वहाँ मैं। वेदांश ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा और अगले ही पल उसे अपनी बाहों में समेट लिया। गर्म पानी की हल्की हल्की भाप पूरे बाथरूम में फैल रही थी। बाहर की सारी भाग दौड़, शोर और थकान जैसे उस पल कहीं दूर छूट गई थी। मन्नत ने बिना कुछ कहे अपना सिर वेदांश के सीने पर टिका दिया। उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई। वेदांश बहुत प्यार से उसकी पेशानी पर बिखरे बालों को पीछे करता हुआ अपनी उंगलियां उसके माथे पर फिरने लगा। उसका स्पर्श इतना सुकून भरा था कि मन्नत के होठों पर अपने आप मुस्कान आ गई। वेदांश ने धीमे से पूछा, अब मेरी जान की सारी थकान उतर रही है? मन्नत ने आंखें बंद किए ही मुस्कुराकर कहा, कितनी भी थक जाऊं, आपकी बाहों में आते ही सब भूल जाती हूँ। सच कहूँ, मुझे सबसे ज़्यादा सुकून यही मिलता है। उसकी बात सुनकर वेदांश की आंखों में गहराई उतर आई। वह कुछ पल तक बस उसे देखता रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, अच्छा, आपकी थकान तो दूर हो गई, लेकिन मेरी थकान कौन दूर करेगा जान? मन्नत ने धीरे से आंखें खोली।
उसने शरारती नज़रों से उसे देखा और अपने होठ भींचते हुए बोली, मैं आपकी सारी चालाकियाँ अच्छी तरह से समझ रही थी। वेदांश हंस पड़ा, जब मेरी जान इतनी समझदार है तो कभी कभी बिना कहे भी मेरा दिल पढ़ लिया कीजिए। मन्नत ने प्यार से उसके सीने पर हल्की सी थपकी दी। आप कभी थकते नहीं हैं क्या? वेदांश ने उसकी आंखों में देखते हुए शरारती मुस्कान दी। आपके साथ रहकर थकान तो मैंने सीखा ही नहीं जान। और अगले ही पल वह उसके चेहरे के करीब झुका और फिर अपने होठ को मन्नत के पंखुड़ी जैसे होठों पर रख दिया। बाथरूम के बाहर हर तरफ एक खामोशी और शांति पसरी हुई थी, लेकिन अंदर उन दोनों का प्यार अब बेपनाह मदहोशी में बदलने लगा था। वहीं दूसरी ओर सालू ने गहरी खाई की तरफ छलांग लगा दी थी। तेज हवा उसके कानों से टकराई, उसका शरीर तेजी से नीचे गिरने लगा। कुछ ही सेकंड बाद धड़ाम उसका शरीर एक मोटी पेड़ की शाखा से टकराया। शाखा टूट गई, लेकिन उसी ने उसकी जान बचा ली। वह कई बार पलटी खाती हुई ढलान पर लुढ़कती चली गई, पत्थरों से टकराई, कांटेदार झाड़ियों में उलझी, हाथ और पैरों से खून बहने लगा। एक बड़े पेड़ के तने से टकराकर उसका शरीर रुक गया। कुछ पल तक पूरा जंगल फिर से खामोश हो गया। सिर्फ उसकी टूटी हुई सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी और दूर कहीं किसी जंगली जानवर की डरावनी दहाड़ गूंज उठी। सालू ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली। उसने चारों तरफ देखा। हर तरफ सिर्फ अंधेरा, घना जंगल और मौत जैसी खामोशी थी। उसके होठों पर दर्द भरी मुस्कान आई। मैं जिंदा हूँ, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वह जिस जंगल में गिरी है वहाँ से बाहर निकलना किंगडम से भागने से भी ज़्यादा मुश्किल होने वाला था। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का एपिसोड ख़त्म होता है। कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज का एपिसोड पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।